एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर चैनल वी द होपफुल सीएससी एस्पिरेंट्स। तो हम जैसे कि मैंने बोला था कि इसी हफ्ते में एमसीक्यू सीरीज़ जो आ जाएंगी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज हम एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने वाले हैं और वो हमारे फर्स्ट चैप्टर के करेंगे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के। देखो कुछ क्वेश्चंस तो मैंने 28 to 30 के आसपास इसमें डाल दिए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन अभी छोटी वीडियो रखती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं उस वीडियो में। तो नेक्स्ट किसी टाइम जब टेस्ट करेंगे ना, बिना बताए हुए एमसीक्यूज़ वीडियो आएगी, मतलब कुछ 2-3 चैप्टर्स की एक साथ, तब उसमें कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन बोल दूँगी और उसको ट्रांसलेट कर दूँगी, उसके बाद आप इतने में सोच लीजिएगा कि इसका आंसर क्या है, फिर मैं इसका आंसर बोल दूँगी आपको, तो आप मैच कर लीजिएगा क्या सही है क्या गलत है। अगर कुछ गलत है तो देख लीजिएगा क्या गलती हुई है और उसको नोट कर लीजिएगा, फिर याद रह जाएगी चीज़, ठीक है। और ये पर्टिकुलरली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ही हैं, जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसमें है, इन 1765 द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दीवानी राइट्स इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द दीवानी राइट? मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिले थे ना बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, उसमें जो दीवानी राइट है वो थे क्या? दीवानी राइट्स मतलब क्या था उसका? ऑप्शंस है राइट ओवर रेवेन्यू ओनली, राइट ओवर सिविल जस्टिस ओनली, राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ओनली, एंड राइट ओवर रेवेन्यू एंड क्रिमिनल जस्टिस एंड सिविल जस्टिस ओनली। सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है सी। जो दीवानी राइट्स हैं उसका राइट ओवर रेवेन्यू और सिविल जस्टिस। देखो ये बहुत बड़ी बात है ये भी मिलना, क्योंकि हमें रेवेन्यू भी आ रहा है और छोटी मोटी जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड वो भी हम खुद ही सॉल्व कर पा रहे हैं, इश्यूज़ है ना उसी टेरिटरी में। और जो बंगाल का रीजन है ना उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरियस और बहुत ज़्यादा बड़ा रीजन था। देखो बांग्लादेश वगैरह हो गया और यूपी वगैरह हो गया, काफ़ी एरिया जो ना वो आ जाता था, इसमें इंक्लूडेड था। अब ना आप क्या कीजिएगा, जब हम आप ना एक बार मैप निकाल के देख लीजिएगा बंगाल का पुराना वाला, तो आपको पता चल जाएगा कितना एरिया इसमें था और आपको याद रह जाएगा और क्यों ये इम्पोर्टेंट था। इसी के दीवानी राइट्स मिलने से उनको कितनी पावर मिल गई थी ब्रिटिश को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबरिंग की प्रॉब्लम है भाई क्वेश्चंस में, ज़रा देख लीजिएगा। मुझे लगता है एक तो क्वेश्चंस में है, बाकी तो फिर सही हो जाएंगे। विच वन इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है उसके क्या, उनमें से ये जो ऑप्शंस दी हुई हैं कौन सा इसमें फीचर नहीं है उसका? ये ऑप्शन है, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लेट डाउन द फाउंडेशंस ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। एंड डी इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट मद्रास। सोचिए इसका आंसर। पॉज कर लिया कीजिए, मैं ऐसे ही आंसर बता रही हूँ इसका, पॉज कर लेना अगर नहीं आया अब तक तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। ये फीचर नहीं था। देखो सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट तो 1773 के एक्ट में थी, लेकिन मद्रास में नहीं थी, कैलकाटा में थी, ठीक है, कैलकाटा में थी। दोबारा से लिख देती हूँ, कैलकाटा, मद्रास नहीं था, ठीक है। तो ये है हमारा ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो द सेम, विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? A board of control to manage the political affairs was established. Court of directors was created to report the revenue, civil and military affairs in India. It designated the Governor General of Bengal as the Governor of Bengal as the Governor General of Bengal, and governors of Bombay and Madras subordinated to the Governor General of Bengal. It prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting presents from the natives. अब इसका आंसर सोच लीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये कौन से एक्ट में आते हैं? ये पिट्स इंडिया एक्ट में किया जाता है ये वाला,
पॉलिटिकल अफेयर्स वाला, ठीक है। अभी तक सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है इस 1773 के एक्ट में जो कि रिपोर्ट करेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर तो हो गया हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कौन से एक्ट को बोला जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जो कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें जो लूप होल्स थे उनको कवर करने के लिए लाया गया था। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी ज़रा आप रिमाइंड कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा अगर नहीं आ रहा है तो। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं ये, वैसे तो आसान है, आ ही रहे होंगे आंसर्स अगर अच्छे से पढ़े हैं तो। नेक्स्ट इज विच एक्ट वॉज कंसिडर्ड एज द फाइनल स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ऐसा कौन सा एक्ट है जिसको हम फाइनल स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया में? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें से चार्टर एक्ट का इन ऑप्शंस में से कौन सा फीचर नहीं है? इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। विलियम बेंटिंग was the first governor general of India. The act deprived the legislative powers of the Bombay, Bengal and Madras. Exclusive legislative powers of the British India were given to the Governor General of India. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द एक्ट डिप्राइव्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। कुछ और था इसका आंसर, मतलब कोई और थे, ये वाली प्रेसिडेंसीज नहीं थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एज एक्ट। It ended the commercial activities of the East India Company and the company became a purely administrative body. The company's territories in India were called in trust for His Majesty. His heirs and successors introduced a system of open competition for the selection of the civil servants, and Indians should not be debarred from holding any post in the company. इनमें से कौन से फीचर्स हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के? ये ऑप्शंस हैं, देख लीजिए ज़रा कौन से लग रहे हैं आपको। तो देखिए आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना हो तो मैं ऊपर वाला ऑप्शन जो मैंने सी बोला है कि एक्ट डिप्राइव्ड वाला, उसका ये है, उसका एक्सप्लेनेशन कि जो गवर्नर्स हैं बॉम्बे और मद्रास के, उनको लेजिस्लेटिव पावर्स से डिप्राइव कर दिया था। इसमें बंगाल नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देख लीजिए और इसके ऑप्शंस देखिए, इनमें से कौन से फीचर हैं? सिर्फ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है, या फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ है, या फिर सारे हैं? सोच लीजिए। अब चलिए इसका आंसर बताती हूँ मैं आपको। इसका आंसर है ऑल, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है, ये है इसका आंसर। Which one of the following was the last Governor General of India? Last Governor General of India कौन था? वो था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ये पहले वाइसरॉय बनते हैं 1858 के एक्ट में, ठीक है। तब तक ये क्या कर रहे होते हैं, तब तक ये गवर्नर जनरल होते हैं इंडिया के 1858 से पहले, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है उससे पहले। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैनिंग है और वाइसरॉय जो फर्स्ट है वो भी कैनिंग है, इसलिए, ठीक है। Which one of the following activities for the first time legislative and executive functions of the Governor General's Council were separated out? कौन से एक्ट में जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं गवर्नर जनरल के, उनको सेपरेट कर दिया गया था? इसका आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ
1853 चार्टर एक्ट है ये। Which one of the following is not a feature of Charter Act of 1853? 1853 के चार्टर एक्ट का फीचर इन ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है? It introduced an open competition system of selection and recruitment of civil servants. It extended the company rule but did not specify any particular time. It introduced the first time local representation of the Indian Legislative Council. It abolished the commercial body, the court of directors of the company. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इट अबॉलिश द कमर्शियल बॉडी द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ये इसका फीचर नहीं है 1853 के एक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का फीचर इनमें से कौन सा नहीं है? इट चेंज द डिजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वाइसरॉय ऑफ इंडिया. It abolished the Board of Control and Court of Directors and ended the double government. It established the Secretary of State with 25 members council या फिर none. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इट एस्टैब्लिश द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विद 25 मेंबर्स काउंसिल। देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस तो आया था लेकिन 25 मेंबर्स नहीं थे, 15 मेंबर काउंसिल थी वो, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एसोशिएट इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस? कौन से एक्ट में इंडियंस को फर्स्ट टाइम जो है लॉ मेकिंग प्रोसेस में रिप्रेजेंटेशन मिला था या एसोशिएट किया गया था? ऑप्शंस है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इसका आंसर है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। जो मैं पॉज दे रही हूँ ना बीच में, वो आंसर सोचने के लिए दे रही हूँ। अगर आ गया है तो स्किप कर दिया करो, नहीं तो फिर देख लिया करो। Which of the following act initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to the Bombay and Madras presidencies? कौन से एक्ट में डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस को रिस्टोर किया जाता है? जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज की पावर थी, जो जब उन्हें सबॉर्डिनेट बना दिया गया था 1773 के एक्ट में, तो वो किस एक्ट में ख़त्म कर दी जाती है वो चीज़? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। उसमें अबॉलिश कर दी जाती है ये ठीक है चीज़, कि बाकी की जो प्रेसिडेंसीज है वो बंगाल की प्रेसिडेंसी के सबॉर्डिनेट रहेंगी, ये चीज़ ख़त्म कर दी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर लॉर्ड कैनिंग एस्टैब्लिश द पोर्टफोलियो सिस्टम? कौन सा एक्ट है, कौन सा ईयर है वो जिसमें कैनिंग का जो पोर्टफोलियो सिस्टम है उसको रिकॉग्निशन मिलती है, उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1859। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एम्पावर द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस? कौन सा एक्ट एम्पावर करता है वाइसरॉय को ऑर्डिनेंसेस इशू करने के लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एम्पावर द डिस्कशन ऑफ द बजट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल? कौन सा एक्ट एम्पावर करता है बजट की डिस्कशन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892।
Which of the following act made a limited and indirect provision for the use of the election for filling up some non-official seats both in the central and provincial legislative councils? एक एक्ट ऐसा है जिसमें नॉन ऑफिशियल सीट्स जो हैं उनका जो नंबर है और उसका जो इलेक्शन यूज़ ऑफ इलेक्शन फॉर फिलिंग अप कुछ नॉन ऑफिशियल सीट्स वो इनडायरेक्ट और लिमिटेड कर दिया जाता है, मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो कौन सा एक्ट है वो? कौन से एक्ट में एक लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविज़न बनाया जाता है इलेक्शंस के यूज़ का, यानी कि नॉमिनेशंस का, ताकि कुछ नॉन ऑफिशियल सीट्स जो हैं दोनों सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में उनको फिल किया जा सके? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। Which act allowed the provincial legislative council to have a non-official majority? कौन सा एक्ट है जो अलाउ करता है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को कि वो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी रख सकते हैं? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909 या फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, एक ही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल? कौन से फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। Consider the following statements regarding Government of India Act 1919. It demarcated the central and provincial subjects separately and relaxed the center control over provinces. It established the two ties of governing system in India by separating out the central and provincial subjects. Provincial subjects were further divided into two parts, transferred and reserved. Transferred subjects were administered by the governor with the aid of the executive council without being responsible to the legislative council. Reserved subjects were administered by the governor with the aid of ministers responsible to the legislative council. तो इसका कौन से हैं ये फीचर्स, कौन से स्टेटमेंट सही है या वो देखनी है हमें। फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट और थर्ड है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ है या फिर सारी हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड थर्ड। देखो फोर्थ ये वाली इसलिए गलत है ना क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल थी किस दोनों में से कहीं भी, दोनों की दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हैं दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स में रिस्पॉन्सिबल थी लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ठीक है। और यूनिटरी सिस्टम था, कोई टू टाई गवर्नमेंट सिस्टम नहीं था, सिस्टम यूनिटरी था, एक फेडरलिज्म कर दिया गया था, मतलब पावर्स डिवाइड कर दी गई थी, बांट दी गई थी, लेकिन यूनिटरी सिस्टम अभी भी था जैसे कि अब चलता है कि सेंटर स्ट्रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाईकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया? कौन से एक्ट की वजह से, कौन सा एक्ट जो है इंट्रोड्यूस करता है बाईकैमरलिज्म को और डायरेक्ट इलेक्शंस को इंडिया में? एंड द ऑप्शन इज, आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन नंबर सी। Which act provided the establishment of a Public Services Commission in India? Government of India Act 1857, Government of India Act 1909, 1919 का Government of India Act या Government of India Act 1935? तो इसका आंसर है Government of India Act 1919, ऑप्शन नंबर सी। Which of the following activities for the first time separated the provincial budget from the central budget? कौन से एक्ट में प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग कर दिया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। अबाउट 20% ऑफ द पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड। It provided the establishment of Federal Public Commission, Provincial Public Commission and Joint Public Service Commission. It provided the establishment of the Federal Court. बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सही है, सेकंड एंड थर्ड सही है, सेकंड थर्ड फोर्थ सही है, या फिर सारी ही सही हैं। स्टेटमेंट सारी सही हैं लेकिन कुछ फैक्ट में गड़बड़ है, उसकी वजह से एक स्टेटमेंट गलत हो जाएगी कुछ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखो बात तो ये भी सही है कि पॉपुलेशन को वोटिंग राइट मिल गया था, लेकिन 20% को नहीं मिला था, 10% को ही मिला था सिर्फ। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी की सारी सही है। अब इंटरिम गवर्नमेंट है। मैच द फॉलोइंग मेंबर्स एंड द पोर्टफोलियोज हेल्ड इन द इंटरिम गवर्नमेंट 1946। मेंबर्स हैं जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डॉक्टर जॉन मथाई। और जो पोर्टफोलियोज थे वो थे होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, फूड एंड एग्रीकल्चर। देखो ये हमने याद नहीं किए हैं वीडियो में किसी में, इसलिए इसके ऊपर ना एक और मैं क्वेश्चन आंसर्स टाइप वीडियो बना दूंगी ताकि याद करना इजी हो जाए, हमें याद भी रह जाए और ज़्यादा इसमें माथा पच्ची भी ना हो हमारी। ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो लेके आएंगे, उसमें क्वेश्चंस भी कर लेंगे और इनको याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको आता नहीं होगा तो इसलिए मैं बता ही देती हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे पहले एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ जो है वो जवाहरलाल नेहरू के पास था। होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। फूड एंड एग्रीकल्चर जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। और इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज डॉक्टर उल्टा बोल दिया मैंने, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको, मैं खुद ही उल्टा बोल रही हूँ, अच्छे से करेंगे। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज क्रिएटेड द फेडरल कोर्ट इन इंडिया। कौन से एक्ट की वजह से फेडरल कोर्ट इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था। ये यूपी पीसीएस में आया है क्वेश्चन 2014 में, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट सा है। इसका आंसर है आंसर नंबर डी, नन ऑफ द अबव। कौन से एक्ट में किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसलिए ये वाला ऑप्शन है, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द सिस्टम ऑफ द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस विद 120 मेंबर्स वॉज क्रिएटेड। ये यूपी पीसीएस 2023 का क्वेश्चन है। बहुत बेतुका सा क्वेश्चन लगा मुझे, पता नहीं क्या सोच के पूछ लिया है, मतलब उन्होंने पूछा है तो कुछ काम का ही पूछा होगा, मुझे फालतू लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो कौन सा एक्ट है जिसमें चैम्बर ऑफ प्रिंसेस क्रिएट किया गया था जिसके 120 मेंबर्स थे। आवाज़ आ रही है बाहर बहुत ज़्यादा, तो या तो मैं वीडियो कट कर दूँगी इस टाइम पे, या फिर प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इस वजह से आवाज़ आ रही है। तो आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, एक्ट ऑफ 1919। इसमें एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया जाता है जिसके 120 मेंबर्स होते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द वाइसरॉयज अथॉरिटी ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्सटीट्यूटिंग द पोर्टफोलियो और द डिपार्टमेंटल सिस्टम ऑफ कॉरपोरेट फंक्शनिंग। पहले भी कर चुके हैं ये क्वेश्चन और ये भी यूपी पीसीएस का 2021 का क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर ए, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। अच्छा, तो अब ये वाला क्वेश्चन याद कर ही लेते हैं, ये जो है ना। तो देखो, जवाहरलाल नेहरू को मिलती है कॉमनवेल्थ वाली और एक्सटर्नल अफेयर्स की। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलता है होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिलता है फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और डॉक्टर जॉन मठाई को मिलता है इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाईज़ का। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को मिलता है कॉमनवेल्थ एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर का, और डॉक्टर जॉन मठाई को इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाईज़ का। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के MCQs वीडियो। अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, या कुछ अजीब मतलब कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। टेक केयर।